लास्ट टाइम हमने क्या क्या कर लिया था बच्चे, अपने ट्रेंड्स कर लिए थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पेनिट्रेशन इफेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन के साथ वेरिएशन, ऑल सब कुछ हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था अपना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से होते हुए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी समझ में आ गया था सबको, क्लियर है। यहां पर एक बार इस टॉपिक को हल्का सा मैं रिकॉल दे देता हूं, मतलब मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताएगा पहले कोई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एक्सेप्ट किया जाता है ना। इसको मैं एक बहुत वाहियात सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं, उसको हमेशा के लिए, मतलब देखो वाहियात एग्जांपल क्यों बोल रहा हूं कि भाई एक चीज ध्यान रखना, जब मैं एक एग्जांपल देता हूं ना तो उसके अंदर कंटेंट, जो मतलब बेसिकली कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, बात इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं बकवास बकवास पकड़ ले तो वो वाला छोड़ देते हो, वो मत करना। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैं एक नॉन मेटल हूं, मुझे स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये भाई साहब हैं, ये मेटल है, इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने इसे भी अनस्टेबल ही रखा हुआ, जैसे कि एग्जैक्टली 11 रुपए। 11 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का। वो 1 रुपए का सिक्का बहुत ज्यादा वर्दी नहीं है, लेकिन क्या ये उस 1 रुपए के सिक्के को फेंक दे? कभी नहीं फेंकेगा। पैसे हैं ऐसे कैसे फेंक दे? लक्ष्मी माता नाराज हो जाएगी, है ना। फेंक नहीं रहा है तो ये उस रुपए का करे क्या? वो बार बार ऊपर वाली जेब है उसमें डाल रहा है, वो गिर जाता है, बैठ रहा है तो पीछे वाले पॉकेट के ऊपर निशान भी पड़ रहा है, चुप भी रहे, हर तरीके से वो इसे डिस्कंफर्ट में डाल रहा है, दैट इज अनस्टेबिलिटी ला रहा है। अगर सिर्फ 10 का नोट होता, आराम से फोल्ड हो रखा है, जेब में पड़ा है, परेशान कर नहीं रहा, हाईली स्टेबल है कि नहीं। लेकिन क्या ये उस 1 रुपए के सिक्के को अपने आप छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। मैं कौन? हाईली अनस्टेबल एलिमेंट क्लोरीन मान लेते हैं, जिसके पास अब 7 मतलब बेसिकली 7 रुपए के सिक्के हैं। अब इसको एक बात समझना, यहां पर जो हम 10 का नोट बात कर रहे थे वो 2 और 8 में नोट बन रहा था। आउटरमोस्ट शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, पहले में 2, तो टोटल मिला के 8 के साथ स्टेबल था। क्लोरीन के केस में भी मान लेते हैं कि जैसे ही 8 में अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो 8 का नोट बन जाएगा, ठीक है, और वो उतना ही स्टेबल होगा जितना 10 वाला केस लगा लेते हैं। ये बात समझ रहे हो ना? सिर्फ इंटरप्रेट करना है, सच में मत सोचना 8 रुपए का नोट है, मुझे भी पता है नहीं होता, कमेंट्स में लोग अभी मजाक उड़ालेंगे मेरा, ठीक है। तो मेन कहानी क्या, वो 8 रुपए के नोट का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली वो स्टेबल हो जाएगा। अब कहानी क्या, क्लोरीन के पास क्या, 7 रुपए के सिक्के, 7 अलग अलग सिक्के, संभालना बहुत मुश्किल है, हाईली अनस्टेबल है ना। हर बार वो गिर रहे हैं, छन छन कर रहे हैं, हैवी वेट है, परेशान कर रहा है, वो हाईली अनसिमेट्रिक। अब क्या कर रहा है वो? उसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा? अमीर आदमी को ढूंढा। अमीर ऐसा नहीं है कि इसके पास एटॉमिक नंबर बड़ा, एटॉमिक मास बड़ा, वो नहीं, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी उसको जरूरत नहीं है। अब मैं जाऊंगा खुद, मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं एफर्ट डालूंगा, मैं अपनी एनर्जी इसे दूंगा। भाई साहब प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, दे दो 1 रुपया। अब ये नखरे मार रहा है, क्यों? ये नखरे इसलिए मार रहा है क्योंकि ये सोडियम है। अगर पोटेशियम होता तो और आसानी से देता, रुबिडियम होता तो बहुत आसानी से, सीजियम होता तो कहता ले यार, एक बार मैंने बोला भाई, फटाक से मुंह पे मारता फेंक के, कहता रख लो। क्यों? क्योंकि उनका साइज बढ़ता जा रहा है, 1 रुपए से अटैचमेंट कम है, बहुत हाईली अमीर। ये बेचारा गरीब आदमी है, गरीब आदमी कैसे? साइज छोटा है, अट्रैक्टिव फोर्स ही बहुत है, उसे 1 रुपए के लिए मरे जा रहा है। अब मैंने क्या किया, मैं एक बार मैंने बोला भाई दे दे पैसे, उसने नहीं दिए, मैंने फिर हाथ जोड़े, थोड़ा सा हाथ, एक दो बार और गिड़गिड़ाए, तो इसने कहा कि ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई, अब ले जा। अब इसने मुझे वो एहसान जता के कहता है तू भी क्या याद करेगा, 1 रुपया दे दिया। अब वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको जितनी चाहिए थी जिसपे वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली कहां से? एक नॉन मेटल ने खुद एनर्जी रिलीज करी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस केस में ये जो नॉन मेटल है, इट वांट्स दैट इलेक्ट्रॉन, देयर इज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी रिलीज करी एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अब मैं जितना ज्यादा डेस्परेट हूं उस इलेक्ट्रॉन के लिए, मैं उतना ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करूंगा, तो जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देन बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेक्निकली शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा, तभी मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका एक्सेप्शनल वाला केस, क्यों? हमारे पास लेट अस अज्यूम मैं नोबल गैस हूं। नोबल गैस कौन है? जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, इसको खाने पीने की जरूरत नहीं है, इसकी मेरे पास ऑलरेडी नोट ही है,
मेरे पास कोई 1 रुपए का सिक्का वगैरह नहीं है और ना मुझे रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब ये बंदा आता है, ये कहता है सर 1 रुपया ले लो। मैं बोल रहा हूँ भाई चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब ये बोल रहा है सर प्लीज ले लो, प्लीज संभाल लो, जैसे मर्जी करो। और साथ में 2 बंदे और लग गए, वो कौन? जो रिएजेंट, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से ये नोबल गैस उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब मैं एनर्जी नहीं दे रहा हूं, मुझे एनर्जी सप्लाई दी जा रही है, मेरे पैर पकड़े जा रहे हैं कि भाई ले लो प्लीज, रख लो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन। इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई? पॉजिटिव, क्योंकि अब सिस्टम के पास एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। तो जब नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? पॉजिटिव। और ये सिर्फ एक केस में नहीं है, इवन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ? सक्सेसिव का मतलब हुआ, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन जब चाहिए था, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मेरे पास मतलब अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर मैं घूम रहा हूं, मैंने कहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन 2 मिल जाए, मजे ही मजे। मैं गया इसके पास, गया भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे 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 दे, गिड़गिड़ाया, कहता ठीक है सर रखो ऐश करो। मैंने इससे 1 इलेक्ट्रॉन रख लिया। मेरी औकात थी 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की, इससे मिलने वाला इलेक्ट्रॉन भी पकड़ लिया, जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लिया। अब मैं गया दूसरे के पास, एक और सोडियम लगा लो या कोई और एटम जो भी मेटल है उसके पास गया, भाई 1 और इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे। क्या अब मैं उतना फ्रीली उसके लिए गिड़गिड़ा पाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड हूं। मेरा जो न्यूक्लियर चार्ज है अब 6 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में लग गया। तो कंपैरेटिवली जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी उससे कम एनर्जी सप्लाई दे पाऊंगा कि नहीं मैं? बात समझ में आ रही है? तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी डिफरेंट आती जाएगी। अब हो क्या रहा है, एक्चुअल में मुझे चाहिए तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहां भटकूंगा? मेरे से संभाले नहीं जा रहे हैं। तो उस केस में मुझे क्या चाहिए? कोई सामने से ही आके बोल दे कि अरे भाई साहब आपको 1 और चाहिए, आप तो बहुत परेशान हो, लो इलेक्ट्रॉन रख लो, और मैं स्टेबल हो जाऊं। हूं मैं नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन की जरूरत मुझे ही है, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तो मैंने एनर्जी रिलीज करी, लेकिन दूसरी बारी में मेरे न्यूक्लियस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि मैं बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट कर सकूं। तो उस केस में कोई रिएजेंट, कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट आएगा जिसकी हेल्प से मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेम है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज negative -141 kilojoules. That means energy is being released by oxygen atom to gain that certain electron. But second electron gain enthalpy is positive. Energy is absorbed along with absorption of electron. समझ में आई है? Along with the acceptance of electron, energy is absorbed. देन अब बच्चा ये समझ में आया, तो डेल्टा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना? तो ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का केस है। वी फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव, हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू नेगेटिव आयन there is repulsive force between electron and negative ion. To overcome this repulsion, energy has to be supplied. अब ये भी एक फैक्टर क्या है कि क्या हो रहा है भाई, मेरे पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था तो मेरे पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, अब दूसरा और इलेक्ट्रॉन लाना है तो वो भी नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन आएगा। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? इसलिए जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। दस द सेकंड एंड द फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर जनरली पॉजिटिव। क्लियर है? जनरली पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं। कोई एक ऐसा केस होंगे और भी जहां पे दोनों ही नेगेटिव रह सकते हैं। चलो अब फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फैक्टर इफेक्टिंग में सबसे पहला काम क्या है? देखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब क्या हुआ? As the atomic size increases, electron gain enthalpy becomes less negative. Less negative मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। क्यों? जितना साइज बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस का इंपैक्ट बाहर वाले तक पहुंचना कम हो गया, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच पाएगा? जितना न्यूक्लियस के आसपास खुद का ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोमिनेट करने लग गया है, साइज बड़ा होते होते यहां तक तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्लाउड बना लिया, अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ेगा वो? तो जितना साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम होती जाएगी, है ना? लेसर नेगेटिव। समझ में आई बात? फिर न्यूक्लियर चार्ज, भाई एज द चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्या होता है? न्यूक्लियर स्ट्रांग होता रहेगा, वैसे भी साइज भी छोटा होता है, लेकिन न्यूक्लियर का चार्ज भी तो इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट आते हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर के चार्ज के, न्यूक्लियस के स्ट्रांग होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई कि नहीं?
जितना न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उतना बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ज्यादा करेगा। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In case of elements having half filled or fully filled outer shell, because of their stability, electron gain enthalpy is positive. Obvious सी बात है, जैसे हमारे पास नोबल गैस का केस था। नोबल गैस एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करती है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं उसे। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, फिर भी कोई जबरदस्ती दे रहा है तो साथ में एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम गोज फॉर हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर मानी जाती है। अगर वो सिमेट्रिकल है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें साथ में क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई है? किसी को दिक्कत? फिर आता है बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। शेयरिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या थी? आयनाइजेशन एनर्जी, ये बॉन्ड बनने से पहले की एनर्जी थी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो बॉन्ड बन गया है उसके बाद का जो इंपैक्ट है। मान लेते हैं यहाँ पे अब क्या कहानी है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्या? लेट अस अज्यूम 100 रुपए इसके, 100 रुपए मेरे, हम दोनों ने मिलकर 200 रुपए की किताब खरीद ली। इज्जतदार तरीके से तो वो बीच में रहनी चाहिए थी, लेकिन मैं डोमिनेटिंग ज्यादा, मेरे में स्ट्रेंथ ज्यादा, वो बुक मेरी तरफ ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तुझे पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पढ़ ले, तू उधर बैठ के पढ़, मेरे पास ज्यादा है। वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे पास ज्यादा आ गया, तो मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, जिसकी वजह से जो अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड था, जिसके अंदर किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर भी पोलैरिटी अराइज हो जाती है। क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा ज्यादा घूम रहा है, उसके पास नेगेटिव ज्यादा रह रहे, तो डेल्टा नेगेटिव, जिसके पास से नेगेटिव गया वो डेल्टा पॉजिटिव। किसी को दिक्कत बचा इसमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। सेम कहानी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा साइज होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता जाएगा। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना? सेम oxidation state, electronegativity increases as the oxidation state, that is number of positive charge of the atom increases. Done है? Hybridization, if the s character in the hybridization state of the atom increases, electronegativity also increases. अब यहां एक वर्ड आया है s character। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। जिसको नहीं पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होते हैं, बॉन्ड और ऑर्बिटल से अवेलेबल होते हैं। अगर सीधी सी छोटे में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp3, dsp2 dsp वाली वो अलग नहीं है, अलग है, मतलब उनको नहीं डिस्कस करें, अभी सिंपल वाले को रखते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp3 है, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। CH4 का सिंपल एग्जांपल मीथेन, कार्बन के जो 4 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फॉलो करते हैं। अब उसमें एक s और 3 p, टोटल 4, s करेक्टर कितना है? 25%, है ना? 25%। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है, मान लो इथेन की जगह, अब मतलब जैसे मीथेन था इथेन होगा, ऐसे इथीन पकड़ते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हम स्पेसिफिकली डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कार्बन और कार्बन में जब डबल बॉन्ड बनता है, तो ये जो डबल बॉन्ड बनता है उनके अंदर एक जो डबल बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से बनता है। मतलब अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि एक p है वो अनहाइब्रिडाइज्ड था, इसीलिए उसने डबल बॉन्ड बनाया है। तो अब sp2 के अंदर s 1 है, p 2 है, तो एक अकेले s की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी हो गई? 33.33%, तो s करेक्टर बढ़ गया। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा? sp मतलब 50% s 50% p, तो जितना sp करेक्टर आया उतनी s करेक्टर इंक्रीज होता गया, जितना s ज्यादा हो गया। ठीक है, तो p कम होते जाएंगे, s करेक्टर बढ़ता जाएगा। ये क्लियर है? तो जिसमें अब नेक्स्ट आता है बच्चा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिंग स्केल एंड मुलिकन-जिफ स्केल, ये 2 यूनिट्स हैं उसके। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है हमारा, जिसके साथ वो अटैच्ड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेली चीज नहीं है, इसका एक और लॉजिक समझना। अगर मैं ये कहता हूं कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लगा लो, ये बच्ची बैठी है यहाँ पे, ये कह रही है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ,
किसके कंपैरेटिवली? अपने छोटे भाई बहन के कंपैरेटिवली। लेकिन इसी की लड़ाई एक ठीक ठाक आकाश से करा देते हैं। अब ये एकदम से कमजोर हो गई, एक्सेप्शनली कमजोर हो गई। क्यों? रिलेटिव हो गया, है ना? अरे बेटा सीधा क्या मिल गया तुझे? समझ में आई ये बात? अच्छा शांत बच्चे, बस ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टर्म। ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, variation along a period on moving from left to right across a period, electronegativity increases। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये जो कहानियां है बच्चे, ये जो टेबल के अंदर लिखा हुआ है, तुम ध्यान से देखो, ये सारा जिस्ट है सारे ट्रेंड्स का। ठीक है, हर कोई अपनी नोटबुक के अंदर बना लेना इसे, ये ठीक रह जाएगा अगर एक बार तुम्हारे पास होगा। क्लियर बात है? अभी नहीं, बाद में बना लेना, नोट्स हैं ही सबके पास। ठीक है, अब आता है बच्चे डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसके अंदर some elements of second period like lithium, beryllium and boron resembles in their property with corresponding element of third period placed diagonally to them। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या है हमारे पास कि जो अपने पास सेकंड पीरियड है उसका एक एलिमेंट थर्ड पीरियड के डायगोनल एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखो, हमने यहां पे जो जो रखा हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे लिथियम और बेरिलियम। हमारे पास क्या बचा? लिथियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किन से मिलेगी? जो लिथियम और बेरिलियम है ये हमारे पास बोरोन रिजेंबल्स इन देयर प्रॉपर्टीज विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन थर्ड पीरियड प्लेस्ड डायगोनली। अब यहां देखो, ये अपने पास क्या बचा? लिथियम। अब यहां पे लिथियम के डायगोनल थर्ड ग्रुप में, थर्ड उसमें पीरियड में कौन सा है? मैग्नीशियम। अब लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलनी, बेरिलियम की प्रॉपर्टी, ये देखो बेरिलियम हमारे पास कहां है, इसकी प्रॉपर्टी डायगोनल में आके एल्यूमिनियम से मिलनी, बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलनी। इनका क्या लॉजिक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें अगर सीधी सीधी यहां की बात करें, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 मैग्नीशियम की 1s2 2p6 3s2, बिल्कुल डिफरेंट है सभी कुछ। ना n मिल रहा है ना s के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, फिर क्यों सेम है ना? डायगोनल रिलेशनशिप का कोई लॉजिक क्यों नहीं बन रहा? सोच के देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में क्या चेंजेस आते हैं? साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। लिथियम से बेरिलियम होते हुए आगे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन पे जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता जाएगा, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। अगर इसका साइज, इस मान लेते हैं कि ऐसे रैंडम में बोल रहा हूं, कोई यूनिट नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, सिंपल 10, कोई 10 यूनिट्स है। अगर इसका 10 यूनिट है तो नीचे की तरफ आएंगे तो कितना बनेगा? 10 से लेट अस अज्यूम 20, लेट अस अज्यूम 20। यहां 10 है तो इधर क्या बनेगा? 10 से घटना शुरू होगा 9। ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम आते हुए साइज इंक्रीज करता है। ये होता है कि नहीं? अगर मैं उस चीज के हिसाब से बात करूं, लेफ्ट टू राइट आते हुए ये 10 था, ये 10 से क्या हो रहा है? 5। ये 10 से हो रहा है 20, ये 20 से क्या हो रहा है? 10 नहीं हो रहा है। फिर समझ रहे हो? लेफ्ट टू राइट आते हुए मैं क्या बोल रहा हूं? साइज आधा होता जा रहा है, हर बार हाफ 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 चलेगा। ऊपर से नीचे आते हुए डबल होता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है एग्जैक्ट, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। समझ रहे हो कि अगर ये 10 है, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए 10, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 का आधा। डन है? तो अब एक बात बताओ, लिथियम अगर 10 है तो 10 का हाफ कितना हुआ? 5। बिल्कुल ठीक है। 10 के आगे सोडियम कितना होना चाहिए? 20। 20 का हाफ कितना होना चाहिए? 10। लिथियम और मैग्नीशियम का साइज सेम नहीं हो गया? समझ में आई? और अगर साइज सेम है तो मेटालिक कैरेक्टर भी मिलता जुलता हो जाना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी भी मिलती जुलती हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मिलती जुलती हो जानी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? डायगोनल रिलेशनशिप आ गया। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप में हमारे पास इस तरीके से ये रिलेट करते हैं कि जो लिथियम वाला है वो मैग्नीशियम के साइज के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बेरिलियम वाला एल्यूमिनियम के, बोरोन वाला सिलिकॉन।
क्लियर बात है बच्चा? ये इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब नेचर ऑफ कंपाउंड, द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन इज जनरली कोवेलेंट, बट अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जैसे LiCl है कोवेलेंट है, NaCl है प्योरली आयनिक है। ठीक है, हाँ जी ठीक है बच्चा, ये वाली बात समझ में आ गई है। फिर है मैक्सिमम कोवेलेंसी। इन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, whereas for second members the number of orbitals are 9। ये कैसे है? ये ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में क्या होता है 2s और 2p। s के अंदर कितने हैं? एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3, टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल है। थर्ड वाले के लिए 3 के लिए क्या होता है 3s, 3p और 3d, टोटल कितने हो गए? s का 1, p के 3 और d के 5, टोटल मिला के 9 ही हो गए। तो उसके लिए 9 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं सेकंड मेंबर में। एंड द मैक्सिमम कोवैलेंसी एग्जिबिट बाय द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4, whereas other members of the group can expand their covalency to 6। ठीक बात है, ये डायगोनल रिलेशनशिप के आगे ही सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं। अब आता है बच्चा एक p पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या है? ये सारे रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंगली हमने नेचर लिखे हुए हैं, समझना जरा। देखो a और b के बीच में कोई बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो क्या होता है सिग्मा। अगर a और b के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा एक पाई, पता है ये वाला, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ हमने। ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और 2 पाई, ये भी ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन p पाई बॉन्ड, d पाई p पाई बॉन्ड, ये क्या लॉजिक है? अब p पाई या d पाई, पाई का मतलब समझ में आता है, पाई कब है बच्चा? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन उसके अलावा भी पाई बॉन्ड का मतलब समझ में आता है। याद है जब हमने केमिकल बॉन्डिंग की थी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, मुबारक हो भाई सब, कोई बात नहीं, जिसने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मिस किया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट है, कृपया करके गो थ्रू करो। ठीक है, इसी में 11th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा, अलग से भी केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट है, और उसके अलावा फिर भी डाउट्स निकलते हैं तो मॉर्निंग में आके वैसे डाउट सेशन अटेंड कर लो। अब वापस आते हैं मुद्दे पे कि p पाई d पाई बॉन्डिंग क्या है। जब हमने देखा था कि अगर जो सिंगल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड होता है जिस टाइम पे s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है सबसे पहले तो, या फिर साइड वाइज सीधा से ऐसे करके हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। अगर p ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं तो ये क्या बनता है? s सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अगर वो ऐसे साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या बन रहा होता है? पाई बॉन्ड। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के अंदर पाई बॉन्ड बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। s ऑर्बिटल तो हमेशा जहां s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया है वहां पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये क्लियर है? तो हमारे पास अगर p और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया और डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पे, तो क्या हुआ? p पाई बॉन्ड नहीं हुआ। पाई का मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड वाला बन रहा है, और p पाई का मतलब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक बात है? Because of their small size and higher electronegativity of first member of each group of p block shows a higher tendency to form p pi multiple bond with its own atom, like carbon carbon double bond, carbon triple, nitrogen के जो bonds बन रहे हैं, and with other element of second period like c double bond O, c double bond N, c triple bond N, n double bond O, as compared to subsequent members of group। तो ये हमने सिंपल सी एक बात करी है, डिस्कस किया है कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कि p पाई बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। क्लियर है? इसी के साथ हमारा जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाता है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट अभी रुक जाना, मैंने यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ फॉर्मूलाज दिए और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये सारे जो बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये सब हर बच्चे को कर लेना, बहुत ईजी से हैं, थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये अब नोट डाउन करते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालने के लिए। अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिर्फ डेफिनेशन में पढ़ा है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो देखो दो मैंने स्केल बताए थे, एक था पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग स्केल में ए और बी है, अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, एक का एक्स से आ गया, एक का एक्स बी आ गया, एंड एक्स ए माइनस एक्स बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। So XA minus XB is equal to 0.208 times square root of delta, where delta is actual bond energy minus energy for 100% covalent bond energy। अब ये क्या फर्क है? हमारे पास देखो अगर 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता
तो अलग तरीके की उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वहां डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। समझ में आई ये बात? तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी पे भी फर्क पड़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी पे फर्क पड़ जाएगा। तो यहां पर एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करें, माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट करो, 0.208 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। E 100% कोवेलेंट ऑफ AB, मतलब एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट ऑफ AB के लिए क्या आएगा? जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी फॉर AA टाइम्स बॉन्ड एनर्जी फॉर BB, डेल्टा इज रेफर्ड एज एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरीज पर मोल, और EAA/RBB क्या है? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ AA एंड BB। डन है? ये सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, याद रखेंगे। XA minus XB, that is electronegativity difference, is equal to 0.208 times EA minus B, that is difference between the bond energies of two, minus bond energy of AA, bond energy of BB, दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट लिया एंड होल अंडर द रूट। क्लियर है? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इसको XP से रिप्रेजेंट किया क्योंकि पॉलिंग स्केल के ऊपर इसकी वैल्यू निकलेगी। डन, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। फिर आता है मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, XM। IE is the ionization energy, EA is the electron gain enthalpy, XM is electronegativity on Mulliken scale. Basically, it is sum of ionization and electron gain enthalpy by 2. Mulliken values are 2.8 times greater than Pauling values. That is XP. अगर इसी की Pauling scale पे निकालना है तो IE plus EA by 2 times 2.8 कर दिया। ठीक है, सीधा सीधा 2.8 टाइम्स थी वो, इसलिए वैल्यू। तो इसको हम सीधा, अगर मैं पॉलिंग स्केल के ऊपर फॉर्मूला बनाना चाहूं तो हमारे पास IE प्लस EA बाय 5.6 डायरेक्ट आ जाएगा, अगर मुझे पॉलिंग स्केल पे वैल्यू निकालनी है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यूज करके। क्लियर बात है ये? तो XM इज IE प्लस EA बाय 2 इंटू 96.48। ये कब? जिस टाइम पे मुझे इलेक्ट्रोवोल्ट पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकालना है, किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास यही सेम वैल्यू किस पे आ जाएगी? इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर निकालते हुए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला 16 टाइम्स डेल्टा एक्स, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, प्लस 3.5 टाइम्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर, एंड डेल्टा एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है बोर्ड लेवल पे, लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पे जेईई या नीट की बात करोगे तो ये बहुत कॉमनली तुम्हें दिख जाएंगे ये वाले। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चा? इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकली ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके क्वेश्चंस, इसके डाउट्स, इसके बाकी चीजें हम क्लास के अंदर फिर डिस्कस करते हैं, सारे अपने डाउट्स निकाल के लाएंगे। डन।